तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो नया एकीकृत टर्मिनल है उसके भवन का उद्घाटन कर ये पोर्ट ब्लेयर को एक बहुत अहम सौगात दी। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर पर पूरे देश की नज़र है कि जिस तरह से हर रोज़ करीबन 11,000 से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, कई विमान वहाँ पर अब एक साथ खड़े हो पाएंगे, रोज़गार के असीम अब जो आकाश है वो खोलेंगे, पर्यटन और आर्थिक गति के लिहाज से बेहद अहम दिन। कई अहम बातें प्रधानमंत्री ने यहाँ कही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये सौभाग्य है कि 2018 में अंडमान निकोबार में जिस तरह से झंडा फहराया गया था, उसी धरती पर आज इस टर्मिनल को समर्पित किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे हम सबका साथ सबका विकास कर, ये जो मॉडल है ये इंक्लूसिव है, समावेशी है और सबको साथ लेकर चलना है। हर वर्ग, हर व्यक्ति और ख़ास तौर पर स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और समय की बचत इस टर्मिनल से होगी। कैसे पर्यावरण के लिहाज से भी ये जो टर्मिनल है वो एक उत्तम मिसाल के तौर पर खड़ा है। और इसी मंच का उपयोग प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलने के लिए भी किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से विपक्ष जो है वो सिर्फ घोटाले की गारंटी देता है और कोई बही खाता नहीं होता, जो परिवार कहता है वो सही होता है। और कैसे विपक्ष ने कभी भी पोर्ट ब्लेयर या जो तमाम इस तरह के जो द्वीप हैं उनकी कोई सुध नहीं ली, क्योंकि वो किस तरह से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एक नया अध्याय, एक नई इबारत लिख सकते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। 710 करोड़ की लागत से बना ये जो टर्मिनल है, अगर इसका हम जिक्र करें तो डिज़ाइन ऐसा तैयार किया गया है जो देखते ही बनता है सूर्य की रोशनी से ये चलने वाला, साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, और कैसे इसे देश को समर्पित प्रधानमंत्री ने किया। यहाँ भी प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बात ये की कि जब हम ईज़ ऑफ ट्रैवल को बढ़ाएंगे, देखिए ईज़ ऑफ ट्रैवल क्या है। अगर आप पोर्ट ब्लेयर कोई बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है आपका ट्रैवलिंग टाइम जो है उसमें मुश्किलात है या वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल आती है, तो व्यक्ति निवेश के तमाम विकल्पों को भी वहाँ पर नहीं खोजना चाहेगा। तो उस लिहाज से ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ डूइंग जो है वो बेहद अहम हो जाएगी। तो फिलहाल इस संबोधन में जो प्रधानमंत्री ने बातें कही वो हम आपको कह रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं एक और कार्यक्रम में जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं, वो अपना संबोधन दे रहे हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत अहम दिन जिनका पैसा सहारा की चिट फंड में फंसा था। रिफंड पोर्टल का उद्घाटन हो रहा है, आइए सुनते हैं कि अमित शाह क्या कह रहे हैं। उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था, मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौनी भी नहीं होने वाली है, मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है, और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर कर इसको गति दी है। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करे, वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों, लगभग 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा ये शुरुआत है, अगर ये सफलता से होता है और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं। इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है, और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने CSC की व्यवस्था की है। CSC के माध्यम से आप ये आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे CSC को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर कर आपकी सहायता करेंगे।
ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल आधार में जो रजिस्टर होंगे वो आपने बदल दिए होंगे, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आपके बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन तो करीब करीब सबका हो चुका है। इसमें दो ही प्रमुख शर्तें हैं, एक आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये दो जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है। आपके पास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें आप जरा भी चिंता मत करें। मित्रों, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश में ढेर सारी क्रेडिट सोसाइटियों में घपले घोटाले हुए। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े घोटालों में पारदर्शिता के साथ आज निवेशकों को पैसा देना शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका मुझे कम से कम बहुत संतोष है और आनंद है कि आज करोड़ों लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे, गाढ़े पसीने की कमाई के पैसे वापस मिलने की शुरुआत होगी। और मैं आशा करता हूँ कि 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 लगभग छोटे निवेशकों को गिन ले तो 30,000 तक के निवेशक ले लेते हैं हम, तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपना पैसा वापस मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं फिर से एक बार न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी, स्टॉक होल्डिंग के सारे हमारे अधिकारी हैं जिसने इसमें बहुत मेहनत की है, ये सभी का सहकारिता मंत्रालय की ओर से और आप सभी की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। और सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी के करोड़ों निवेशकों को भी आज मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक रास्ता प्रशस्त हो गया है जिससे आपका पैसा वापस आएगा और आपके उपयोग में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। बहुत अहम बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर ऑनलाइन जो भी आवेदन किया गया है उस आवेदन का अगर जिक्र किया जाए तो उसका सत्यापन 30 दिनों के अंदर किया जाएगा और इसके बाद 15 दिन के अंदर SMS और पोर्टल के माध्यम से ही जवाब दिया जाएगा। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि ये जो जानकारी दी गई है, राशि सीधे खाते में आएगी। यानी अगर लबोलुबाब इस पूरे बातचीत का यही था कि जो पैसा है वो जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ था कितने सालों से, करोड़ों रुपए थे निवेशकों के, वो अब उनके खाते तक पहुंचेंगे। ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो पारदर्शिता है, इसका जिक्र अमित शाह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ की रकम जो है वो करीब 1 करोड़ वैसे लोग थे जिनका पैसा फंसा था, जिनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई थी वो फंसी हुई थी। तो उसको कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं लोगों तक पहुंचाने की ये पहल जो है वो सुनिश्चित की गई है। ये भी कहा गया कि किस तरह से 1 करोड़ से ज़्यादा जो लोग थे, अब उनके लिए आज की एक नई शुरुआत है जिसमें ये जो पैसा था वो फंसा हुआ था और इस पैसे को उन तक पहुंचाया जाएगा, वो भी पोर्टल के माध्यम से। और ये जो आदेश है, ये आदेश दिया था उच्चतम न्यायालय ने। सहारा समूह की जो सहकारी समितियां थी उसमें जो दावे जमाकर्ताओं द्वारा किए गए थे उन्हें ये पैसा अब पहुंचाया जाएगा। और हम लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जो टर्मिनल तो पोर्ट ब्लेयर को समर्पित किया ही, लेकिन विपक्ष पर भी सीधा निशाना साधा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जहां पर पोर्ट ब्लेयर को हमने सौगात दी कनेक्टिविटी की, आर्थिक लिहाज से एक नया अध्याय लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर विपक्ष और को भी आड़े हाथों प्रधानमंत्री ने लिया, खास तौर पर परिवारवाद पर निशाना साधा है प्रधानमंत्री ने। आचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो तमाम विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही है बेंगलुरु में, उसको लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए कि भ्रष्टाचारी जो दल है, जो नेता है वो इकट्ठा हुए हैं और परिवारवाद को जो दल है वो एक साथ आए हैं, बेटे और भतीजों को एक तरह से बचाने के लिए एक साथ आए। और हम जानते हैं कि कल जैसा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा था
कि भ्रष्टाचारी दलों का एक टोला इकट्ठा हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत करारा हमला विपक्षी दलों पर किया है, जो एक साथ हम जानते हैं कि बेंगलुरु में बैठक कर रहे हैं कि दरअसल इनका एजेंडा भ्रष्टाचारियों को बचाने का है, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने का है। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि जब शराब घोटाले की बात सामने आती है तो कैसे एक नेता को बचाने के लिए बाकी सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो चुप्पी साध लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जब हिंसा की बात आती है तब कोई विपक्षी दल का नेता उस पर नहीं बोलता। तो दरअसल एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये दल एक साथ आए हैं और जनता से इनसे आगाह रहने को कहा। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत करारा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के नेताओं पर किया, विपक्षी दल की जो बैठक बेंगलुरु में हो रही है उस पर किया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा यहाँ पर शैलेंद्र की ना खाता ना बही, जो परिवार कहे वो सही। और इसी परिवारवाद या वंशवाद की हम अगर बात करें, इसी को आगे लेकर विपक्ष अपना मॉडल पेश कर रहा है जनता के आगे, जिसे प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया। ये देखिए, बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि वो एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है भारतीय राजनीति में जिसमें परिवारवाद नहीं देखने को मिलता, बल्कि बाकी सारे जो दल हैं आप देखें कि वहां पर किसी एक नेता या उसके परिवार का वर्चस्व है, उन्हीं परिवार के लोग अध्यक्ष बनते हैं, वही सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ऐसे में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप विपक्षी दलों पर बीजेपी समय समय पर लगाती रहती है। और आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत करारा हमला करते हुए कहा कि दरअसल ये परिवार की राजनीति करने वाले जो दल हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले जो दल हैं, वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और दो मुद्दों पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं। पहला, परिवारवाद को बढ़ावा देने की जो राजनीति के आरोप लगते हैं विपक्षी दलों पर, और दूसरा करप्शन के जो आरोप लगते हैं तमिलनाडु का जिक्र करते हुए या फिर अपरोक्ष तौर पर दिल्ली का जिक्र करते हुए, जिस तरह से कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि एक दूसरे के भ्रष्टाचार के आरोप पर विपक्षी दल चुप्पी साध लेते हैं, कुछ कहते नहीं है, तो दरअसल उनको कवर करने का काम करते हैं। तो करप्शन को लेकर और परिवारवाद को लेकर बहुत करारा हमला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बोला है। और शैलेंद्र, साफ तौर पर विकास की राह में रोड़ा अटकाने के लिए भी जिस तरह से विपक्ष पर करारा हमला प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि स्वार्थ की राजनीति करती है विपक्ष, प्रधानमंत्री का मानना है। और इसीलिए कई ऐसे राज्य, खासतौर पर अगर पोर्ट ब्लेयर की हम बात करें, जो तमाम द्वीप से जुड़े हुए भी इलाके हैं, या फिर पूर्वोत्तर की हम बात करें, जिसकी अनदेखी की गई विपक्ष द्वारा जब वो सत्ता में था। देखिए, बीजेपी ये लगातार कहती रहती है और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी इस बात की तरफ संकेत दे चुके हैं कि पहले की जो सरकारें थी या विपक्षी दलों की जो राजनीति है वो इस बात पर निर्भर है कि कहां से कितने सांसद जीत कर आते हैं, उस लिहाज से उन इलाकों पर विकास के मामलों में कुछ ध्यान दिया जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ये एक नीति है कि पूरे देश में जो खासतौर पर उत्तर पूर्व हो या ऐसे क्षेत्र हो जो सुदूर क्षेत्र माने जाते हैं, वहां पर विकास होना चाहिए, वहां के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जाना चाहिए। और यही वजह है कि सीमावर्ती गांवों में विकास की एक विशेष योजना पर सरकार आगे बढ़ रही है। और विपक्ष पर हम जानते हैं कि ये आरोप लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जाता रहा है कि उन इलाकों की अनदेखी हुई है, चाहे अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्र हो या फिर कई छोटे राज्य हो जहां पर पूर्व की सरकारों ने अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर भी विपक्षी दलों की राजनीति पर करारा हमला बोला। भ्रष्टाचारी होना और साथ ही साथ परिवारवाद को बढ़ावा देना, ये दो अहम हम मान सकते हैं बातें रही आज के संबोधन में। लेकिन एक और भी बहुत अहम चीज़ थी यहाँ पर शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो पूरा सम्मेलन इस वक्त बेंगलुरु में हो रहा है, अगर उसको एक फ्रेम में खड़ा करके हम तमाम पार्टियों को देखें जो साथ में कांग्रेस के आकर खड़ी हुई, यानी कि यूपीए के साथ आकर खड़ी हुई हैं, ये तमाम लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और कई चेहरे लेकर घूम रहे हैं। साफ तौर पर जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का जो तरीका है उस पर भी प्रहार किया है प्रधानमंत्री ने। देखिए, आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है जिसमें जो विपक्षी दलों की राजनीति पर करारा प्रहार है, दरअसल ये जनता को ये बताने की कोशिश है कि देखिए कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जो दल इकट्ठा हुए हैं
उनकी राजनीति कैसी रही है, उनकी नीयत कैसी रही है, विकास को लेकर उनकी सोच कैसी रही है, और अपने परिवार को बढ़ाने को लेकर जो उनकी नीति रही है, वो भी तमाम दल उस मुद्दे पर एक साथ हुए हैं। तो दरअसल क्या उनके पास कोई नीति है, क्या उनके पास कोई चेहरा है? और हम जानते हैं कि बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि विपक्षी दल जो एक होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास कोई नीति, नीयत और चेहरा नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी विरोध के नाम पर इकट्ठा होते हैं और करप्शन को बचाने के लिए तमाम जो आरोप हैं विपक्षी दलों के नेताओं पर, 20 लाख करोड़ के घोटाले की बात बीजेपी कहती है यूपीए सरकार के समय, और उस पे जांच की आंच ना आए, जांच से बचें, इसलिए इकट्ठा हुए हैं तमाम विपक्षी दल के नेता। इस बात को बीजेपी कहती रही है और हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री ने बहुत करारा प्रहार इस मुद्दे पर विपक्षी दलों जो पार्टियां इसमें शामिल होने का दम भर रही है यूपीए की इस पूरी मीटिंग में, उस पर भी करारा हमला किया है प्रधानमंत्री ने, शैलेंद्र, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाओं पर हिंसा हुई है उसको लेकर खामोशी का चोला ओढ़ा है, और साफ तौर पर ये दोगलापन दिखाता है विपक्ष का, क्योंकि जब सवाल करने चाहिए तब विपक्ष आंखें मूंद लेता है और अपनी जबान पर ताला लगाता है। ये देखिए, जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, जिन राज्यों में, उन राज्यों में जब कोई घटना होती है, कोई ऐसी घटना होती है जो राष्ट्रीय सुर्खी बनती है, तब हम देखते हैं कि विपक्षी दल के नेता उस पर चुप्पी साध लेते हैं, उस पर कोई बड़ा नेता वहां दौरा नहीं करता। पश्चिम बंगाल में जब हिंसा होती है तब उसका मुखर उस पर कोई बयान विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से नहीं आता। जब किसी विपक्ष शासित राज्य में कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तब विपक्षी दल के नेता चुप्पी साध लेते हैं। तो यही कहना है सत्ता पक्ष का, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट तौर पर यही बात कही कि शराब घोटाला हो या फिर पश्चिम बंगाल में हिंसा की बात हो, तब एक दूसरे को कवर अप करने का काम विपक्षी दल के नेता करते हैं, एक दूसरे के करप्शन के बचाने का काम करते हैं, एक दूसरे की विफलताओं को छुपाने का काम, बचाने का काम करते हैं। तो ये विपक्षी दलों की कैसी राजनीति है ये जनता को समझना चाहिए, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी हो या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से शीर्ष स्तर पर इस बात को कहा जा रहा है कि ये जो दल इकट्ठा हो रहे हैं, इनकी नीयत क्या है, ये जनता को समझना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने इसीलिए भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर खरी खरी और दो टूक सुनाई है विपक्ष को। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी खबर है, जिनके समर्थक भले ही विपक्ष की बैठक को लेकर उत्साहित हो, लेकिन बेंगलुरु की सड़कों पर नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए गए पोस्टर इस बात की तस्दीक करते हैं कि नीतीश कुमार के लिए राहें अब आसान नहीं हैं, और इसमें नीतीश कुमार को अस्थिर पीएम प्रत्याशी करार दिया गया, और इसके साथ ही बिहार के एक पुल को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नीतीश कुमार को जहां अपने घटक जो दल हैं उनके विरोध का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। बाद में पुलिस ने इन पोस्टर्स को हटा दिया। और इस बीच बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्ष की बैठक में नीतीश कुमार के शामिल होने पर सवालिया निशान उठाया। तो नीतीश जी जाके क्या करेंगे भाई, उनके पास अब बचा क्या है, कौन वोट है उनके पास? बिहार की जनता तय कर चुकी है कि 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बाढ़ के दौरान बेंगलुरु जाने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि दिल्ली वासी बाढ़ से प्रभावित हैं और केजरीवाल पॉलिटिकल टूरिज्म पर बेंगलुरु गए हैं। साथियों, दिल्ली आज बाढ़ से त्रस्त है, हजारों लोग सड़क पर सोने को मजबूर हैं। आज जब दिल्ली को नेतृत्व की जरूरत थी, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म पर बेंगलोर पहुंच गए। आज जब बीमारियां वहां फैल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का दायित्व था कि वहां जाते और उनकी सेवा में लगते, लेकिन अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो खुद बेंगलोर पहुंच गए। दिल्ली को अब पार्ट टाइम सीएम नहीं चाहिए, दिल्ली को फुल टाइम सीएम चाहिए, जो दिल्ली वालों की सेवा कर सके, ना कि भ्रष्टाचार। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पुंछ के सिंधरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान 4 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया। क्षेत्र में अन्य आतंकियों के छुपे होने की आशंका है।
सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। सेना के राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के एसओजी के जवानों ने विशेष सूचना के आधार पर कल शाम सिंधरा इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और देर रात अंधेरा होने के बाद मुठभेड़ रुक गई। तब रात्रि निगरानी उपकरणों के साथ ड्रोन तैनात किए गए। आज सुबह मुठभेड़ दोबारा शुरू हुई है। इस दौरान 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि मारे गए आतंकी विदेशी हैं, जिनकी पहचान करने के प्रयास जारी हैं। वहीं इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के सतर्क जवानों के संयुक्त अभियान में रविवार देर रात जिला पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को विफल कर दिया गया। इसके अलावा पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा के पास सीमा पार से घुसपैठ का जो प्रयास कर रहे 2 आतंकी थे, उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति और बैंक गार्ड की हत्या के मामले में राज्य जांच एजेंसी दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई कुलगाम के कैमो, शोपियां के श्रीमाल और चकूरा इलाके के अनंतनाग में की जा रही है। राज्य जांच एजेंसी के अधिकारी पुलिस और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के साथ छापे को अंजाम दे रही है। एनआईए ने आतंकी गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने मध्य प्रदेश में एक पोल्ट्री फार्म को कुर्क किया है। इस पोल्ट्री फार्म का इस्तेमाल राजस्थान में आतंकी कृत्यों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। आईएसआईएस से प्रेरित आतंकवादी समूह सूफा द्वारा इस पोल्ट्री फार्म का इस्तेमाल किया जा रहा था और इस फार्म में आतंकियों को आईईडी बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। एनआईए मामले की जांच कर रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी से आज फिर पूछताछ करने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने पोनमुडी को मंगलवार शाम 4 बजे चेन्नई स्थित एजेंसी के कार्यालय में दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी के अधिकारी अवैध रेत खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में कल शिक्षा मंत्री पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगामणि के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। छापेमारी के बाद केंद्रीय बलों की सुरक्षा के बीच पोनमुडी को चेन्नई के ईडी कार्यालय लाया गया और उनसे 8 घंटे तक पूछताछ चली। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद शिक्षा मंत्री को छोड़ा गया और फिर अब पूछताछ के लिए बुलाया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का आशंका जताया है, जिसकी वजह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तरी ओडिशा और उससे लगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में गंगा के तलहटी वाले क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से देश के मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। बात दिल्ली की करें तो यमुना नदी के जलस्तर में फिर से गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में आज सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 205.71 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ प्रभावितों से अपील की है कि वो सभी राहत शिविरों में ही रहें और वापस अपने घर ना जाएं। वहीं दिल्ली के आईटीओ में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हुए जल भराव की समस्या अब ठीक हो गई है। यातायात सामान्य रूप से जारी है। साथ ही दिल्ली में लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम की टीमें शहर के अलग अलग इलाकों में जमा पानी को बाहर निकालने का काम कर रही हैं। यमुना बाजार, दिल्ली सचिवालय और आईटीओ के पास पानी निकालने का काम जारी है और इसके लिए पंप लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली में पानी हटने के बाद जल जनित बीमारियां सामने आ रही हैं। दिल्ली में इस साल 15 जुलाई तक डेंगू के 163, मलेरिया के 54 मामले सामने आए और ये 2018 के बाद इस अवधि का सर्वाधिक आंकड़ा है। इधर वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी क्षमता के साथ शुरू हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगा और आईटीओ बैराज का गेट नंबर 30 आज सुबह खोल दिया गया। बाढ़ राहत शिविरों के मद्देनजर यमुना किनारे के जो स्कूल्स हैं उन्हें अभी फिलहाल बंद किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के कई स्थानों में आज भी बारिश होने की संभावना जताई है। खबर तेलंगाना से।
जहां के कई स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। हैदराबाद के मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में 23 जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश होने की आशंका जताई गई। मुलुगु जिले के कनाईगुडेम में कल 9.6 सेंटीमीटर की अधिकतम बारिश दर्ज की गई। निजामाबाद और करीमनगर जिलों में कई स्थानों पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत तेज बारिश दर्ज हुई। कम दबाव के क्षेत्र के कारण जगतियाल, पेडापल्ली और भूपालापल्ली जैसे उत्तरी तेलंगाना के जिलों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने तेलंगाना के उत्तरी भागों के सभी जिलों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों में तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही हैदराबाद सहित राज्य के कई स्थानों पर आंधी तूफान, बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। असम में अभी भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 17 जिलों में 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक बाढ़ से मरने वालों की जो संख्या है वो 8 हो गई है। इसके अलावा 3,653 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुई और 91,000 से ज़्यादा जानवर जो हैं वो भी प्रभावित हुए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश की आशंका जताई गई। साथ ही आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने में भी इसकी संभावना जताई जा रही है। बात हिमाचल प्रदेश की करें, जहां मंडी शहर में फिर से जोरदार बारिश हुई। मंडी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मंडी में अब तक सामान्य से 114% अधिक वर्षा हुई। राज्य में मंडी जिले के अलावा कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति में भी सामान्य से अधिक बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने शिमला की ओर जारी पूर्व अनुमान के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ आंधी की संभावना जताई है। वहीं खबर उत्तराखंड की अगर करें तो वहां पर भी भारी बारिश के साथ पहाड़ी में बोल्डर गिरने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ से बोल्डर गिरने की वजह से भूस्खलन और गंगोत्री और यमुनोत्री राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। भाली बांध के समीप डेबरी में हुए भूस्खलन के बाद जहां तहां गाड़ियां रुकी हुई हैं। आपको बताएं कि देवभूमि में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से जमकर कहर बरपा है। उत्तरकाशी में भूस्खलन के कारण मलबे में भरी जो सड़क है उसे पार करने की कोशिश में एक टेम्पो वाहन पलट गया। बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे पर झरझर गाड़ के पास मलबा आने से बंद हो गया। वहीं हाईवे को साफ करने के लिए मौके पर जेसीबी मशीन तैनात की गई। जिले में बारिश के कारण भूस्खलन से एक बार फिर गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग ठप हो गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली बार औपचारिक रूप से चर्चा करने वाला है। इसकी मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा पर एआई के प्रभाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत करेगा। दुनिया भर की सरकारें इस बात पर विचार कर रही हैं कि उभरती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के खतरों को कैसे कम किया जा सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार देने में सक्षम है। इसके साथ ही एआई टेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य को भी बदल सकती है। बैठक में एआई आधारित ऑटोमेटिक हथियारों या फिर परमाणु हथियारों में इनके प्रयोग और संभावित जोखिम को लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही पिछले महीने जून में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरह अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निगरानी संस्था के निर्माण का समर्थन भी दिया था। रूस ने घोषणा की कि वे काला सागर के जरिए यूक्रेन के अनाज के निर्यात करने से संबंधित सौदे में भागीदारी नहीं करेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूस से संबंधित काला सागर समझौते की कुछ बातों को अब तक लागू नहीं किया गया, इसलिए इसका प्रभाव समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि रूस की मांगें पूरा होने के बाद वो समझौते में फिर से भागीदार बन सकता है। ये घोषणा क्रीमिया के लिए रूस के पुल पर विस्फोट के कुछ ही घंटे बाद की गई है और रूस ने इस हमले को यूक्रेन के समुद्री ड्रोन का हमला बताया। इस बीच क्रेमलिन ने कहा कि इस हमले और अनाज सौदे को रोकने के उसके फैसले के बीच कोई संबंध नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रूस द्वारा काला सागर अनाज निर्यात पहल में अपनी भागीदारी समाप्त करने के निर्णय पर गहरा खेद व्यक्त किया। उनका मानना है कि इस घोषणा से विश्व भर में भूख और ऊंची खाद्य कीमतों की मार झेल रहे करोड़ों लोगों के जीवन पर संकट आने वाला है। उनका कहना है कि काला सागर पहल के कार्यान्वयन को समाप्त करने के रूस के फैसले से हर जगह जरूरतमंद जो लोग हैं उन्हें झटका लगेगा। साथ ही उनका मानना है कि यह कदम संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता को आगे बढ़ाने के प्रयासों में भी उनको नहीं रोक पाएगा। काला सागर समझौते से रूस के हटने के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने रूसी सरकार से यूक्रेन के अनाज के निर्यात की अनुमति देने का आह्वान किया। ये सौदा कल रूस के हटने और चेतावनी देने के बाद समाप्त हुआ। साथ ही जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी वो नहीं दे सकता। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये हर जगह ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक झटका होगा। पोलैंड, जर्मनी और यूक्रेन के विदेश मंत्री सुरक्षा परिषद में समझौते को जारी रखने का आग्रह करने वाले देशों में शामिल थे। रूस ने सुझाव दिया कि यदि उसके अपने अनाज और फर्टिलाइजर्स के निर्यात में सुधार की मांगें पूरी की गई तो वो काला सागर समझौते को फिर से जारी रखने पर विचार करेगा। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। मच्छर के काटने पर कई बीमारियों जो होती हैं उनके होने का खतरा पैदा होता है और ऐसी एक बीमारी का नाम है डेंगू। बच्चों में डेंगू का खतरा अधिक होता है। इसके बचाव और विषय के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होने वाला एक वायरल रोग है जो काफी बच्चों को प्रभावित करता है और कुछ मामलों में घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बच्चे अपने लक्षण और समस्या ठीक तरह से नहीं बता सकते, इसलिए डेंगू होने पर उनके लक्षणों को लेकर विशेष सावधानी रखना आवश्यक है। बुखार ठीक नहीं हो रहा, 2-3 दिन के अंदर पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है और साथ ही उसकी त्वचा पे या शरीर में कहीं पे लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये डेंगू के लक्षण है। और अगर बच्चे को बुखार है तो बुखार उतारने के लिए बुखार की दवाई होती है पैरासीटामोल, वो दे सकते हैं हम। और अगर उसको हमें लाल निशान और शरीर में आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, तो एस्प्रिन जैसी दवाई का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई भी बच्चा आपको ऐसा लगता है कि उसकी थोड़ा सा होश में फर्क पड़ रहा है या ठीक से बात नहीं कर पा रहा है या गफलत है या सुस्त हो गया, तो उस अवस्था में जरूर उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो। डेंगू बुखार होने पर इसके अधिकतर मामलों में बच्चे कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाते हैं और उनमें किसी तरह की समस्या नहीं होती। लेकिन यदि लक्षण गंभीर होने लगे या समस्या बढ़े तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। बच्चों को इन मच्छरों से बचा के रखा जाए। घर के अंदर अपने कूलर में, कोई खाली बर्तन में अगर कहीं पे भी पानी इकट्ठा है तो उसको तुरंत खाली कर दें। और अगर कहीं पे ऐसा है कि जहां पानी खाली नहीं किया जा सकता तो उसमें मच्छर मारने का एक दवाई डाल दें या मिट्टी का तेल डाल दें या कोई सावधानी रखें जिससे मच्छर ना पल सके। यदि आपका बच्चा बुखार से ग्रस्त है और आपको डेंगू होने का शक है तो तुरंत एक बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। बच्चों में डेंगू का सही प्रबंधन करना आवश्यक है जिससे स्थिति की गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सके। घर के अंदर और आसपास मच्छर न पनपने दें और बच्चों को मच्छर के काटने से बचाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज यहाँ विश्व के हर देश से